जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समंदर भी आएगा, कि मत थक हार के बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो दोस्तों, आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यार। आपने हमारी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया कि हमें इतना अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, हमें अपने भाइयों के लिए कुछ करना है। यस दोस्तों, आप सभी को पता है कि डिफेंस फील्ड के अंदर आप कहीं पर भी तैयारी करते हो, आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपका ये डाउट मैं क्लियर करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने दोस्तों 4 साल डिफेंस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस किया। मैंने 4 से 5 साल डिफेंस फील्ड के अंदर एग्जाम दिया। तो दोस्तों, कम से कम मेरे को ये क्वेश्चन जो मेरे को याद है, क्वेश्चन मैंने एक अलग से नोटबुक वो बना रखे, तो वहीं से मैं क्वेश्चन आपको वो करवाता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ वाले स्टूडेंट, एटलीस्ट मेरे साथ दोस्तों 50 वाले स्टूडेंट है, जो 50 कैंडिडेट जिनसे मेरा पर डे कॉन्टेक्ट होता है। दोस्तों, मैं उनसे पूछ कर कि हाँ बताओ कि जो मतलब जो आपके एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे, और दोस्तों उनसे मैं कंसल्ट करके फिर मैंने एक बुकलेट वो तैयार किया। दोस्तों, उसी आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों, इस वीडियो पूरा देखना, एंड प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो कोई कॉमेडी की वीडियो अगर होती तो आप इसे पूरा देखते। पर दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो के अंदर आपको मतलब ऐसा होगा भाई इस वीडियो को आप इतना देख बंद कर दे, बट भाई वीडियो पूरा देखो यार, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो प्लीज़ भाई इस वीडियो पूरा देखना यार। आप हो सकता है इस वीडियो 2x स्पीड में देख लो, स्किप कर लो, बट भाई पूरा देखो वीडियो को। पूरा नहीं देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। या तो इसे देखो ही मत, पर देखो तो भाई पूरा देखो, क्योंकि कुछ सीखना है, कुछ करना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आज दोस्तों हम भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी दोस्तों मैं अपना टाइम निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एयरफोर्स के फील्ड के अंदर कहीं पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। तो भाई बस इतना कहूँगा कि यार इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो एक छोटा सा शेयर कर दो अपने इस भाई के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करें। देखो, अपना पहला क्वेश्चन है कि एक सबसे पहले तो मैं दोस्तों बताऊं कि ये क्वेश्चन मैं करवाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, आज आर एस सर ने आपको लास्ट जो मतलब आज आर एस सर ने आपको जो ये फ्रिक्शन चैप्टर की उनकी सेकंड क्लास थी, तो उन्होंने सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि गाड़ियों जो हमारे जो होती गाड़ियाँ होती हैं, उस गाड़ी के अंदर जो पहिए होते हैं उसमें हम खड्डे क्यों करते हैं? मतलब जो हमारे पास गाड़ी होती है, कार वगैरह, जो मतलब स्कूटर वगैरह, साइकिल वगैरह होती है, उसके पहिए में हम खड्डे क्यों करते हैं दोस्तों? तो आप लोगों का इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि हमें घर्षण बल को अधिक करने के लिए हमें वहाँ पर खड्डा करना पड़ता है। अब आपका ये डाउट होगा कि सर हमें घर्षण बल को अधिक क्यों करना है? तो भाई आपको पता है कि अगर गाड़ियों के पहिए के अंदर अगर खड्डे नहीं होंगे तो भाई वो गाड़ियों के जो उसके अंदर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान कम हो तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं, देखो अगर ये मार्कर है तो भाई देखो आप ऐसे वो समझ सकते हो कि ये मेरा एक मार्कर है, तो इस मार्कर को ऐसे मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना तो ये अपने आप ही यहाँ से यहाँ तक वो चला जाएगा। बट अगर इसके अंदर खड्डे होंगे, अगर इसमें यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर खड्डा है और यहाँ पर खड्डा है, तो इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको मतलब ये थोड़ा कम जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे जाएगा। इसीलिए गाड़ी की जो पहिए होती है वहां पर हमें उन पहियों में खड्डे इसलिए करते हैं ताकि घर्षण बल का मान हमें अधिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो उसे रोकना असंभव होगा। पहला डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आज आर एस सर ने जो आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, उनका जो पढ़ाने का ढंग है बहुत अच्छा था, बट स्टूडेंट का मतलब उनकी जो लाइव क्लासेस के अंदर कमेंट आ रहे थे, तो मैं उनके कमेंट को वो मैं पढ़ रहा था, तो उस कमेंट से मेरे को ये देखने को मिला, जो आर एस सर ने जो आज ये कॉन्सेप्ट बताया कि एफ जो एफ रोलिंग यानी कि जो ऐसे जो मतलब इस हिसाब से जो फ्रिक्शन लगता है रोलिंग, वो आर के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट को समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसी कॉन्सेप्ट में दोबारा से आपका क्लियर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आर हमारी कम है तो फ्रिक्शन फोर्स का मान अधिक होगा, अगर आर हमारी ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा। मतलब अगर आर कम है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर आर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। अब ये आपका ये डाउट होगा कि सर अगर कोई साइकिल है तो साइकिल के अंदर आपकी आर कम है तो फ्रिक्शन फोर्स का मान ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों साइकिल के अंदर खड्डे कम होते हैं। मतलब साइकिल के अंदर खड्डे कम क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर पहले से उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर हम उसमें खड्डे और कर देंगे तो उसका घर्षण बल बढ़ जाएगा, तो वो उससे चलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब जैसे आपको साइकिल के जो अगर आपको उसके अंदर मतलब देखो आर उसी
पहले से कम है, आर पहले से कम, मतलब कि जो लगने वाला फ्रिक्शन बल, जो हमारा जो ये बल है, घर्षण बल है, इसका मान ज्यादा है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान पहले से ज्यादा है और उसके बाद अगर हम उसमें और खड्डे करते हैं तो उसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स का मान और ज्यादा हो जाएगा, तो आपको पाइडल मारने में दिक्कत होगी। इसलिए साइकिल के अंदर आप दोस्तों गौर से देखना कि साइकिल के पहियों के अंदर खड्डे कम होते हैं, मतलब कम होते, गहरे होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बड़े बड़े हमारे जो ट्रक होते हैं, जेसीबीज वगैरह होती है, तो उसके टायर बहुत बड़े होते हैं। अगर टायर बड़े होंगे, अगर देखो टायर बड़े मतलब उसकी रेडियस ज्यादा, अगर आर फोर्स ज्यादा है तो इट मींस कि इस स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान कम है मतलब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर जितने खड्डे हमने साइकिल के अंदर अंदर रखे थे उसी साइज के खड्डे अगर हम जो ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं अगर इसमें हम रखते हैं, तो इस स्थिति में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान कम है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर खड्डों को ज्यादा गहरा किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का हमारा जहर कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज भाइयों इसे एक शेयर कर दो मेरे लिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है मेरे भाई। अगर आप सपोर्ट अगर हम करते हो तो भाइयों आपको इससे अच्छा आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा जो ये ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक कार को 36 सड़क पर 36 v बराबर हमारे पास 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, उसे कितनी दूरी के पश्चात उसे हमें रोका जा सकता है अगर म्यू के बराबर हमारे पास 0.5 मीटर हो। अब देखो दोस्तों, अब इस स्थिति में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए भाई, बहुत सारे स्टूडेंट की टाइम फिक्स हो जाएगी, मतलब उनकी हवा निकल जाएगी। बट जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेगा। अब पहले तो ये होता है कि यार स्टूडेंट इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाए मेरे भाई। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें कार को रोकने की बात हो रही है, एटलीस्ट मतलब कार को मतलब कि कार को रोका गया, अगर कार को रोका गया तो मेरे भाई इस स्थिति में हमारे पास मंदन आएगा। और याद करो जो आर एस सर ने आपको गति के 3 समीकरण पढ़ाए थे, क्या थे वो? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। आप बताओ यहां पर माइनस है या प्लस है? पहले आपको यहां कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करो दोस्तों, सभी कमेंट करो। जो मैं आपसे पूछता हूं प्लीज कमेंट करो। और दोस्तों मैं पर्सनली सभी की कमेंट पढ़ता हूं और जो हमें उसमें इंप्रूवमेंट नीड होती है वो से हम इंप्रूवमेंट करते हैं। अब देखो u स्क्वायर माइनस है क्योंकि यहां पर हमारा मंदन है, क्योंकि कार को रोका गया, तो 2as आ गया। अब हमारा यहां पर v बराबर 0, क्योंकि कार को रोका गया, इट मींस उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इस स्थिति में u स्क्वायर बराबर 2as हमको निकालने का, हमें निकालना है s, तो s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन ए का मान। अब देखो 2a, अब आपका ये डाटा होगा सर a क्या होगा भाइयों इस स्थिति में। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि a बराबर होता है अपना म्यू जी। ओके, अब हमारे पास म्यू क्या है? हमारे पास म्यू है 0.5 इंटू जी का मान आपको इस स्थिति में लेना है 10। अब देखो a का मान हमारे पास आ गया। अब देखो ये इस स्थिति में ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 10 और ये इसको काटे, अपना आंसर आएगा 100 मीटर। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा 100 मीटर। ओके, अगर दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो देखो इसके अंदर हमारा कुछ नहीं किया गया, इसके अंदर बस इतना ही है कि इसमें हमें गति के तीसरे समीकरण का यूज करना है। और आपको ए मैंने बताया कल की क्लास के अंदर कि ए बराबर अपना होता है म्यू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपका आराम से होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जब कोई पिंड घर्षण युक्त नत समतल पर, मतलब नत समतल पर स्थिर रखा है, मतलब घर्षण युक्त नत समतल का मतलब ये होगा हमारा, यहां पर इसने कोई अल्फा कोण बनाया और यहां पर ये घर्षण युक्त नत समतल पर स्थिर रखा है, मतलब ये हमारा क्या, ये विराम की स्थिति में। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में इस पर लगने वाला घर्षण बल जो F होता है वह म्यू आर से ज्यादा होगा, कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। अब देखो ये अब आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू आर क्या होता है भाइयों। म्यू आर हमेशा और हमेशा, अगर क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर म्यू आर को सीमांत घर्षण मानना है। अब देखो सीमांत घर्षण बल आपको अब आपको पता है कि सीमांत घर्षण बल सबसे अधिक घर्षण बल, मतलब सबसे अधिक घर्षण बल होता है। अब आपको पता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में, मतलब वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो इस स्थिति में हमारा इस स्थिति में लगने वाला इस स्थिति में कौन सा आपको घर्षण बल लगेगा? अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इस पर लगने वाला घर्षण बल होगा स्थितिक घर्षण। ठीक है, स्थितिक घर्षण। और स्थितिक घर्षण बल का आपको मान पता है, स्थितिक घर्षण हमेशा म्यू आर से कम होता है, मतलब स्थितिक घर्षण हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है। तो आपका इसका आंसर होगा कि म्यू आर से कम होगा। म्यू आर से कम क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में तो इस स्थिति में लगने वाला बल हमारा घर्षण स्थितिक घर्षण बल होगा और स्थितिक घर्षण बल का मान हमेशा और हमेशा सीमांत घर्षण बल से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, और दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतनी तामझाम दी गई है, कुछ नहीं करना है। इतना तामझाम दिया गया, कुछ नहीं करना है, बस सीधा आपका आंसर होगा tan थीटा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, एक पिंड नत समतल पर रखा है जो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाता है। मतलब एक पिंड जो नत समतल पर रखा है जो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, ये अपना कोण अल्फा आ गया, ठीक है। और विरामावस्था में यदि नत समतल के कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, मतलब अगर इसे ये से धीरे धीरे ऐसे बढ़ाया गया तो इस स्थिति में ये थीटा बन गया, ठीक है। मतलब यहां पर ये पिंड रखा था, अब ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस स्थिति में इस पर मतलब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो ये वस्तु गति करने लग जाती है। तो वस्तु गति करेगी, इट मीन्स कि वस्तु के अंदर ये सीमांत घर्षण की स्थिति आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो वस्तु गति करेगी तो इसके इस स्थिति में इसका घर्षण गुणा का मान कितना हो? आप सभी को पता है कि म्यू बराबर अपना होता है tan थीटा। अब आपको ये डाउट होगा सर हम आपको थीटा कौन सा लेना है? अगर दोस्तों अगर आपको एग्जामिनर दोस्तों आपके साथ वो चालाकी करता तो वो अगर वहाँ यहाँ पर ये tan अल्फा देता तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट tan अल्फा को टिक करते हैं। बट मेरे भाई tan अल्फा नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि tan अल्फा की स्थिति में वस्तु स्थिर अवस्था में था, बट tan थीटा की स्थिति में वस्तु गतिशील अवस्था में आ गया। तो आपको पता है कि जो ये जो हमारे यहाँ पर जो ये थीटा होता है ये होता है अपना घर्षण कोण या विराम कोण। मेरे भाई विराम कोण या घर्षण कोण। अब विराम कोण और जो घर्षण कोण की परिभाषा आर सर ने आपको पढ़ा दी, क्या थी कि अगर कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो उस स्थिति के अंदर उसका और जो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। और इस स्थिति में म्यू बराबर अपना होता है tan थीटा। आई होप सो कि दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर होगा। अगर ना हो आपको कमेंट करना। और दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अगर इसकी एक्सप्लेनेशन बताने लग जाऊं तो भाइयों पूरा 1 घंटे का वीडियो अपना खत्म नहीं होगा। दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन नेवी 2019 के अंदर आया हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनता तो भाइयों इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा आपको। अगर ना सीखा तो भाइयों आगे हो सकता है कि आपके एयरफोर्स एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फिजिक्स टफ आ रही है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई फिजिक्स के ऊपर स्पेशली फोकस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स आती है इट मींस आपको सिलेक्शन 100% है। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगले क्वेश्चन सबको बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आराम से मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि म्यू बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। वो कब होता है? जब वो हमारा कब होगा? जब वस्तु मतलब वो कब होगा? जब आप ये मान लो कि वस्तु ऐसी स्थिति में रखी है, ठीक है, और ये वस्तु गति करना स्टार्ट कर देगी। हमें ना तो कोई समय का मान दिया गया ना ही कुछ और दिया गया, ठीक है। बट अगर यही कहा जाए आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि किसी वस्तु को नत समतल के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे तो इस स्थिति में उसका घर्षण गुणा का मान म्यू बराबर tan थीटा होगा। बट अगर इसकी जगह ऐसा दिया जाए कि वस्तु 45 डिग्री या फिर वस्तु tan थीटा या फिर वस्तु 45 डिग्री के ऊपर नत समतल पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ओके, मतलब कहा कि इस स्थिति में इसे इसका मान 45 डिग्री है। बट अगर इस स्थिति में इसका ये कहा जाए कि इस स्थिति की तुलना में इस स्थिति में लगने वाला समय n गुना है। मतलब अगर समय n गुना होगा तो आपका ये फॉर्मूला काम आ गया 1 - 1/n², ठीक है। आप पूछोगे आप ये n क्या है? n अपना नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितना गुना इसको किया गया। अब देखो अपना क्वेश्चन अभी वो सोल्व होगा। देखो म्यू बराबर आपको पता है म्यू बराबर tan थीटा इंटू 1 - 1/n² होता है। ये दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखो इसके अंदर आपको n का मान क्या देगा है कि देखो n का मान क्या है हमारे पास? n है कि नीचे की ओर फिसलने वाले पिंड का समय 45 डिग्री के पूर्णतः चिकने नत समतल पर फिसलने वाले समय से n गुना है। देखो एक तो होता है अपना एक, देखो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया हो कि कोई वस्तु ऐसे समतल के ऊपर रखी है जो चिकनी नहीं है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में ऐसा आपको कह दिया जाए कि कोई वस्तु ऐसे रखी है जो चिकनी है, मतलब ये सतह तो अपनी चिकनी और ये चिकनी नहीं है, ठीक है, ये चिकनी नहीं है, ठीक है, ये चिकनी नहीं है। तो इस स्थिति में देखो इस स्थिति में मानो कि ये वस्तु 1 सेकंड के अंदर वस्तु आराम से गति करने लगी। बट इस स्थिति में इसने ऐसा कह दिया कि ये जो लगने वाला समय है ये इसकी तुलना में n गुना है। मतलब दोस्तों देखो कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई वस्तु चिकनी सतह पर रखी हुई हो तो उसे गति करने में अगर 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी तुलना में वस्तु समतल जो चिकनी नहीं है कि
में लगने वाले समय का n गुना है। तो इस स्थिति में अपना फॉर्मूला ये आएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर 10 जो ये थीटा ये इसका मान 45 है, इसका मान हो जाएगा 1 × 1 - 1/n²। अब आपको दोस्तों मैं आगे और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपको ये आराम से समझ में, क्योंकि दोस्तों ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए तब दोस्तों आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट भाइयों इस कॉन्सेप्ट से भागो मत। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से भागते हो तो भाई हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, सो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन, देखो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेम। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको ये अगर सेल्फ बनाना चाहते हो तो आप ये बना सकते हो, बट मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो विराम से चलकर एक पिंड 45 डिग्री के झुकाव वाले घर्षण युक्त समतल पर फिसलने में घर्षण की अनुपस्थिति में उसी दूरी को फिसलने में लगे समय का 2 गुना। भाई अब आपका ये डाउट होगा कि सर ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट में तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो था कि सतह चिकनी थी, एक तो थी अपनी चिकनी और एक थी चिकनी नहीं थी। बट यहाँ पर दोस्तों ये क्या दिया गया है, जो सतह चिकनी होती है बताओ वहां पर अपना घर्षण होता है या फिर नहीं, कि यहाँ इस स्थिति में घर्षण नहीं होता है, बट इस स्थिति में घर्षण होता है ना अपना घर्षण। तो इस स्थिति में घर्षण होता है और इस स्थिति में अगर 1 सेकंड हो तो इस स्थिति में अगर चलने में वस्तु को n गुना लगे तो अपना फॉर्मूला कौन सा होगा, अपना फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है म्यू बराबर tan थीटा 1 - 1/n²। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू अपने tan 45 डिग्री इंटू 1 माइनस, अब देखो n क्या है, n हमारा इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में अपना n है 2 गुना, तो 1/4 और इसका मान 1 इंटू 3/4 बराबर 0.75 सेकेंड। ओके, सो दोस्तों आई होप सो आपको इसका आंसर आ जाए म्यू बराबर 0.75। ओके, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ना क्लियर हो तो आगे एक क्वेश्चन और है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है कि उससे 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों कि 45 डिग्री वाले नत समतल पर स्थित वस्तु तथा नत सतह के मध्य घर्षण गुणांक का मान 45 डिग्री है, तो वस्तु में त्वरण का मान कितना होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हो सकता है कि आरएस सर आपको कल पढ़ा दे। ठीक है, देखो ओके, देखो ये देखो अगर कोई वस्तु ऐसे को थीटा डिग्री के ऊपर रखी हुई है तो इस स्थिति में वस्तु अगर थीटा डिग्री पर रखी हुई है और ये इस स्थिति में अगर वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे तो इस स्थिति में मतलब थीटा डिग्री पर रखे, थीटा क्या, थीटा अपना विराम कोण, और विराम कोण की स्थिति में वस्तु हमेशा गति करती है। और अगर इस स्थिति में वस्तु अगर गति करती है तो हमारा त्वरण का मान होगा A बराबर G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। अगर भाइयों अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो मैं आराम से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे तो पता है, बट इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन दोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है, बट डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को आप याद रखो और हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि नेवी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है भाई आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज, म्यू का मान सभी को पता है, म्यू का मान होता है घर्षण गुणांक, और जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो आप आराम से ले सकते हो। अब देखो आप आराम से निकाल सकते हो, जी बराबर अपना होता है 9.8 इंटू साइन थीटा, साइन जो 45 डिग्री होती है वो होता है अपना 1/√2 इंटू म्यू का मान अपने पास है 0.5 इंटू 1/√2। दोस्तों आप इसे आराम से निकाल सकते हो। अगर आप इससे 9.8 से √2 कॉमन निकालते हो तो इसका आंसर आएगा 0.5, और 0.5 को अगर आप सोल्व करते हो तो 9.8 इंटू √2 इंटू अपना होगा 1.2। अब भाई आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यार 0.5 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो भाई तैयारी छोड़ दो। ठीक है, देखो इसका आंसर देखो, आप इसका आप आराम से इसका क्वेश्चन आप आराम से टिक कर सकते हो। जैसे इससे ये मैं काटूँ तो 4.9 अपॉन √2, अगर ये आपके आंसर में है, ये क्वेश्चन में अगर है तो अच्छी बात, अगर ना हो तो 4.9 √2 भी इसका, क्योंकि हम इसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये आपका आंसर है, आपके एग्जाम के अंदर ये है, मतलब इसका आंसर होगा 4.9 अपॉन √2। ठीक है, आई होप सो कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु नत समतल पर रखी हुई है तो इस स्थिति में से नीचे धकेलना है, तो भाइयों समतल कोण का मान क्या होगा। सभी को पता है, अगर ना पता हो तो भाई अगर ये क्वेश्चन भी आपको ना आए तो भाई चुल्लू पर पानी में डूब मरो आप। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, यह वस्तु नत समतल पर हमारी रखी हुई है, ठीक है, ये थीटा डिग्री है, पर रखी हुई, इसे नीचे धकेलना है, नीचे धकेलना मतलब नीचे धकेलना पड़ेगा, हमें नीचे धकेलना पड़ेगा, मतलब वस्तु अपने आप नहीं चल रही है मेरे भाई। जो ये थीटा डिग्री है इस स्थिति, इस पर वस्तु अपने आप नहीं फिसल रही है मेरे भाई। वस्तु अपने आप फिसलती तो समतल कोण का मान विराम कोण या फिर घर्षण कोण के बराबर होता ना। क्यों? क्योंकि थीटा का मान ही अपना होता है विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। बट वो इसने कहा कि वस्तु को हमें धकेलना है, मतलब देखो आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखो जस्ट वेट, देखो मेरे हाथ पर ये मतलब ये मार्कर है, तो देखो इस स्थिति में ये मार्कर स्थिर है। देखो जस्ट वेट,
देखो इस स्थिति में ये मार्कर स्थिर है और इसका एंगल के साथ बनाया गया कोण ये है। देखो इसका, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो इसका इस स्थिति में बनाया गया कोण का मान अपना थीटा डिग्री है। बट अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ तो ये मार्कर आराम से फिसलने लग जाता है अपना, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु गति ना करे, कोई थीटा डिग्री के ऊपर वस्तु रखी हुई, अगर वो गति ना करे तो इस स्थिति में विराम कोण का मान घर्षण कोण से कम होगा मेरे भाई। विराम कोण का मान जो समतल कोण से कम होगा, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने आपको यही बताया है कि अगर कोई वस्तु थीटा डिग्री के ऊपर रखी हुई है, मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु थीटा डिग्री के कोण पर नत समतल पर रखी हुई है और वो स्थिर अवस्था में, इट मीन्स कि इसका घर्षण कोण थोड़ा सा अधिक होगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लेके जाते हैं तो ये वस्तु गति करेगी, तो इस स्थिति में अपना कोण होता है अल्फा, और अल्फा ग्रेटर देन थीटा होगा। तो इसका आंसर आएगा कि विराम कोण से कम होगा, मतलब समतल कोण का मान विराम कोण से कम होगा। क्यों? क्योंकि विराम कोण ज्यादा है। या तो आप ऐसे बोल दो कि इसकी विराम कोण का मान अधिक होगा, या फिर ऐसा बोल दो कि समतल कोण का मान विराम कोण से या फिर घर्षण कोण से अधिक होगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। अगर डी की जगह ऐसा दिया जाता कि यह घर्षण कोण से कम होता तो भी आपका आंसर हो सकता था। क्यों? क्योंकि घर्षण कोण और विराम कोण एक ही होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 36 से 60 डिग्री पर झुके हुए नत समतल पर एक गुटका रखा हुआ है। यदि गुटके तथा सतह के बीच में 0.5 का ये वो है तो गुटके का अनुदिश त्वरण क्या हुआ। मैंने आपको पहले बताया था दोस्त कि अगर कोई वस्तु नत समतल के ऊपर रखी हुई है तो इस स्थिति में उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या हुआ, a/g sin थीटा माइनस म्यू कोस थीटा होता है ना अपना। अपने यहाँ पर जो ये जी है इसका मान आप आराम से ले सकते हो कि आपको दिया गया है 10 इंटू साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3/2 माइनस म्यू का मान अपने पास है 0.25 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोस्तों आपको इसको सोल्व करना, आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है और आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है। देखो पहले दोस्त आप वीडियो को पॉज करके इसके सेल्फ प्रैक्टिस करो, इसका आंसर कमेंट करें। देखो कोई वस्तु 30 डिग्री वाले चिकने नत समतल पर फिसलने में जितना समय लेती है उससे दोगुना समय समान कोण वाले परंतु घर्षण युक्त नत समतल पर फिसलने में लेती है। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई वस्तु चिकनी सतह पर है, अगर कोई वस्तु चिकनी सतह पर और एक बिना चिकनी मतलब इस पर घर्षण नहीं है, इस पर घर्षण नहीं है और इस पर हमारा घर्षण है ना घर्षण। तो इस स्थिति में अगर ये वस्तु 1 सेकेंड लेती है तो इस स्थिति में इसका n गुना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, हमारा फॉर्मूला म्यू बराबर tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/n²। तो भाइयों इसके अंदर वैल्यू पुट करो, tan 30 डिग्री इंटू 1 माइनस 1/n का मान है 2 गुना, तो 4 इंटू tan 30 1/√3 इंटू 3/4 बराबर अपना आ गया √3/4। तो आप इसका आंसर आराम से क्लियर कर सकते हो, इसका ऑप्शन होगा ए। दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अगर कोई वस्तु चिकनी सतह पर है, अगर कोई वस्तु नत समतल से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और अगर कोई वस्तु नत समतल से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और घर्षण युक्त सतह पर उसे की तुलना में घर्षण रहित सतह पर उसका 3 गुना होता है समय, तो आपको म्यू का मान कमेंट करना है। मतलब कहने मतलब है कि अगर कोई वस्तु चिकनी सतह पर हो तो उसका अगर 1 हो तो बिना चिकनी के उसका वैल्यू 3 हो, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं और देख लूँ। आई होप सो कि दोस्तों अब अपनी जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखो, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाइयों आपको एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तो दोस्तों अगर आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो भाई ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर कोई गलती हुई तो भाई क्षमा कर देना, और भाई एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको किस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने जो साथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछना पड़ता है, जो अपने स्टूडेंट हैं उनसे पूछना पड़ता है, सबसे कंसल्ट करके फिर हमें PDF बनानी पड़ती है। और आपको PDF चाहिए तो हमारा एक वो टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के वो दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, उससे ज्वाइन कर लो। इस PDF के अंदर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन और है जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब से दोस्तों जय हिंद, जय भारत।